हाँ जी, तो जेएसएससी सहायक आचार्य ग्रेजुएट लेवल का 19 जुलाई वाला पेपर ये रहेगा। इसमें हम जीएस का सारा सेक्शन डिस्कस कर देंगे, यानी कि झारखंड जीके हो गया, इसी में से ज़्यादातर सवाल है। थोड़ा बहुत इंडिया जीके का भी है, फिर आपका कंप्यूटर का भी सवाल है और साइंस का भी सवाल। ये सारा सवाल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पेपर सीजीएल के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, जेएसएससी सीजीएल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ग्रेजुएट लेवल वाला ही पेपर है। तो बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होगा, उसका ऑप्शन रिपीट होगा, या जो कॉन्सेप्ट हम बताएंगे वो रिपीट ज़रूर होगा आपका जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में। इसीलिए अपना रिवीजन के लिए भी देखिए और अपना कॉन्सेप्ट बनाने के लिए भी देखिए। हो सकता है जिस डायरेक्शन में आप नहीं पढ़ रहे होंगे वहाँ पे भी पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर डायरेक्शन समझा देगा ये वीडियो, ठीक है। थोड़ा सा तबीयत ख़राब है इसलिए आवाज़ में चेंज आएगा, सर्दी वगैरह हो गया, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। और मैथ्स और रीजनिंग वाला जो सेक्शन है वो हम नहीं करवा रहे, वो मैथ्स वाले सर जल्दी ही करवा देंगे। थोड़ा सा डिले हो रहा है उनका वीडियो में, थोड़ा टेक्निकल रीज़न से, उसके वजह से, लेकिन कल परसों में उनका भी वीडियोस आने लगेगा, ठीक है। तो आप लोग अगर मैथ्स पढ़ना चाहते हैं या फिर साइंस पढ़ना चाहते हैं या फिर पेपर 2 इंग्लिश का टेस्ट सीरीज़ चाहिए या पेपर 3 का टेस्ट सीरीज़ चाहिए, सब कुछ एग्ज़ाम क्लस्टर एप्लीकेशन में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका लिंक हम पहला कमेंट में लगा दिए। ध्यान रखिएगा जितना भी कोर्सेस है वो सब है अंग्रेजी माध्यम में, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में है। ये जो इंग्लिश का टेस्ट सीरीज़ है इसका पहला टेस्ट फ्री है, पेपर 3 का टेस्ट सीरीज़ भी पहला टेस्ट फ्री है। सब जगह पे आपको डेमो वीडियो सब कुछ मिलते रहेगा। तो आप एग्ज़ाम क्लस्टर ऐप में जा कर के अगर कुछ आपको लेने का मन है तो आप ले सकते हैं। कूपन कोड ऑफिसर का प्रयोग ज़रूर कीजिएगा। ये थोड़ा सा ऊट पटांग टाइप का हैंड राइटिंग में मेरा ही लिखा हुआ है, कूपन कोड ऑफिसर, वही ऑफिसर जो आप बनना चाहते हैं, तो वो आप कूपन कोड में लगाइएगा तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। साथ में अगर कोर्सेज के बारे में, टेस्ट सीरीज़ के बारे में कुछ भी पूछना है तो स्क्रीन पे जो ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है इस पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं कोर्सेज के बारे में। अगर कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। पेपर का पीडीएफ भाई कहाँ मिलेगा? ये एग्ज़ाम क्लस्टर ऐप में ही मिल जाएगा। वहाँ पे आप ई बुक्स का सेक्शन में जाएंगे, ठीक है। ई बुक्स के सेक्शन में अपलोडेड रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर। इसमें देखिए लैंग्वेज का भी पेपर हुआ था जो कि हूबहू सेम पैटर्न पे था, यानी कि सेम सिलेबस सेम पैटर्न था आपका जेएसएससी सीजीएल के लिए। तो इसका 2 पेपर हुआ है, एक तो आपका जनरल वाला जो पेपर हुआ और एक है जो आपका जितने लोग इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर बनने के लिए अप्लाई किए थे वो लोगों का अलग से पेपर 4 भी हुआ। तो 2 पेपर आपको मिलेगा। कहाँ पर? एग्ज़ाम क्लस्टर ऐप जब आप खोलेंगे टेस्ट सीरीज़ के ऑप्शन में जाइएगा, ठीक है। फ्री टेस्ट में नहीं, नॉर्मल टेस्ट सीरीज़ में जाइएगा। वहाँ पर जेएसएससी सीजीएल पेपर 2 अंग्रेजी का टेस्ट सीरीज़ आपको दिखेगा। उसमें व्यू डेमो में चले जाइएगा, ठीक है। बाय करना मैंडेटरी नहीं है, वैसे ले लीजिएगा तो अच्छा ही होगा, लेकिन व्यू डेमो में जाएंगे। वहाँ पर पीडीएफ का सेक्शन होगा ऊपर में, ठीक है। यहाँ पर एक नॉर्मल टेस्ट आ रहा होगा और यहाँ पे आ रहा होगा एक सेक्शन होगा पीडीएफ का, टेस्ट पीडीएफ का। पीडीएफ में फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोडेड है, जाइए जाकर वहाँ से पेपर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके आने वाले जेएसएससी सीजीएल के लिए। दूसरा, अगर दूसरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखना है तो प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ है, चैनल पे डाला हुआ है, इसका लिंक भी हम लगा देंगे। तो वहाँ से जाकर के आप दूसरे जो पेपर्स है, जैसे आपका लैब असिस्टेंट वगैरह का हो गया, या फिर अभी इंटर लेवल वाला सहायक आचार्य था, या भी सहायक आचार्य का ही 2-3 और पेपर हम करवाएंगे, तो वो सारा आपको उसी प्लेलिस्ट में एक जगह पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिए, आगे बहुत वीडियोज़ ऐसा आएगा। पेपर का पीडीएफ हम बता ही दिए एग्जाम क्लस्टर ऐप का ई बुक सेक्शन में। आप बोलेंगे अरे महाराज इतना लंबा इस बार बात किए, शॉर्ट में हम निपटाने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारा यूज़फुल जानकारी होता है तो बताना लाजमी था। चलिए शुरू करते हैं। साहिबगंज के बारे में पूछ रहा है कि साहिबगंज जो है कौन सा डिवीज़न में पड़ता है, ठीक है। साहिबगंज गंगा मैया वाला साहिबगंज जो है तो आपको कहाँ पड़ेगा? संथाल परगना डिवीज़न में पड़ेगा, ठीक है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत नॉर्मल सा सवाल है। झारखंड का पॉलिटिकल मैप जिसको ध्यान में होगा उसके लिए ये सब हलवा सवाल है, तो इसमें हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं कराएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन हो गया। अगला सवाल थोड़ा सा बढ़िया है। जनवरी 2024 में एक्टिंग चीफ जस्टिस झारखंड हाई कोर्ट के कौन थे? तो अगर जनवरी 2024 के हिसाब से देखिएगा ना तो जस्टिस श्री चंद्रशेखर ये थे इनका नाम, तो ये रहेंगे जनवरी के हिसाब से। लेकिन और पहले जो हमारे चीफ जस्टिस थे उनका नाम है वीके गुप्ता, विनोद कुमार गुप्ता। ये तो आप सबको रटा हुआ होगा ही, लेकिन अब यहाँ पर देखिए एक हम चार्ट लगाए हैं। चार्ट में क्या है? 29 दिसंबर से 4 जुलाई तक एक्टिंग चीफ जस्टिस रहे श्री चंद्रशेखर। फिर एक प्रॉपर चीफ जस्टिस मिले 15वें, जो कि थे, नाम क्या है? विद्युत रंजन सारंगी, लेकिन इनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा, ठीक है। तो अगर हो सकता है पेपर कब बनता है इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर इस गैप के बीच में बनेगा तो इनके बारे में पूछ देगा। हो सकता है 20 जुलाई के बाद का पेपर बना हुआ होगा तो
आपको ये मारना है, ठीक है। तो तीनों आपको याद रखना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। तीनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि देख रहे हैं कैसे थेथराहा के जैसा यहाँ पर डेट दे करके पूछ रहा है, ठीक है। तो डेट दे करके पूछ रहा है तो भाई आपको तीनों का तीनों जानकारी रहना चाहिए, क्योंकि कब पेपर बन रहा है कोई नहीं जान रहा है, ठीक है। तो तीनों आप ध्यान में रखिएगा, तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक। अगला क्या है, सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झारखंड का एरिया वाइज सबसे छोटा कौन सा है, तो ये है आपका उड़वा बर्ड, ठीक है। उड़वा बर्ड सेंचुरी, उड़वा बर्ड लेक जो सेंचुरी है ये सबसे छोटा है। ये रिपीटेड सवाल है, मल्टीपल टाइम्स आया है, इसलिए इसका आने का संभावना थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे छोटा वाला पहले भी पूछ चुका है। ये आपको कहाँ पर मिलेगा, तो ये साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में जो गंगा नदी से बैक वाटर बनता है उसी में सिचुएटेड है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। लोध फॉल के बारे में यानी कि बूढ़ाघाघ फॉल के बारे में पूछ लिया है, जो झरना है उसके बारे में पूछा है कि ये किस नदी पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको बूढ़ाघाघ से ही आपको समझ में आएगा, बूढ़ा नदी पे मिल जाएगा। बूढ़ा नदी जो कि उत्तरी कोयल नदी, नॉर्थ कोयल नदी का ही ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो बूढ़ा नदी किस में जाके मिलता है, उत्तरी कोयल में मिलता है। बूढ़ा नदी पे आपको बूढ़ाघाघ या फिर लोध फॉल मिलेगा, लोध फॉल, ठीक है। और इसका लोकेशन क्या है, तो लातेहार में जो पलामू टाइगर रिजर्व है, पलामू टाइगर रिजर्व जो है उसी में आपको इसका लोकेशन मिलेगा, ठीक है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ऊंचाई है इसका 142 मीटर, या फीट में याद रखिएगा तो लगभग 469 फीट का है, ठीक है। और बस इतना जानिए, इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, मतलब एक तरह से कॉमन क्वेश्चन टाइप का हो गया, लेकिन ध्यान में रखिएगा इसके बारे में बहुत सारा बात। चाईबासा किस डिवीजन का हेडक्वार्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और हलवा वाला सवाल। कोल्हान, ठीक है। कोल्हान का हेडक्वार्टर क्या है, चाईबासा, ठीक है। संथाल परगना का ठीक है, मतलब हेडक्वार्टर वगैरह आपको, हमको लगता है कि बताने का हमको ज़रूरत नहीं है, दोबारा से रिवाइज करने का, आप सबको लगभग पता ही होगा। अगर नहीं पता तो संथाल परगना का हम लिख देते हैं। दुमका, नॉर्थ छोटा नागपुर का आपका हजारीबाग हो गया, कोल्हान का तो चाईबासा हो ही गया, और साउथ छोटा नागपुर का हो गया आपका रांची, ठीक है। बाकी एक ठो बच गया है, कौन सा बच गया है बताइएगा कमेंट में। चलिए आगे देखते हैं। बेतला नेशनल पार्क जो है, बेतला ध्यान में रखिएगा नेशनल पार्क कीवर्ड है, तो ये नोटिफाई कब हुआ था, तो बेतला देखिए पहले एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरह नोटिफाई हुआ था, कब, सन 73 में, 73 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरह नोटिफाई हुआ। और नेशनल पार्क कब नोटिफाई हुआ, 1986 में। तो अगर नेशनल पार्क पूछेगा तो 86, और अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछेगा तो 73, ठीक है। ये दोनों आपको याद में रखना है, ठीक है। तो 86 कहाँ गया जी, आए ऑप्शन, अच्छा है 86 यहाँ है। चलिए अगला क्या है, 2011 का सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको घोर के पीजिएगा, 1 से 2 सवाल पक्का यहाँ से गिरने वाला है। तो इसमें पूछ क्या रहा है कि इसमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट में झारखंड का जो है जिसका सेक्स रेशियो 1005 है, यानी 1000 से भी ज़्यादा है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो झारखंड में आपको मिलेगा वो पश्चिम सिंहभूम का मिलेगा, ठीक है। पश्चिम सिंहभूम का 1005 है पर 1000 मेल, ठीक है। और सबसे लोएस्ट कहाँ पर है, धनबाद में है 909, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखना चाहिए। झारखंड स्टेट के पहले डीजीपी कौन थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पहले कौन थे, तो आपके शिवाजी जी थे, ठीक है। शिवाजी महान कायरे, इनके नाम में ही महान है, तो ये भी आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ठीक। और ये मतलब कॉमन टाइप का सवाल हो गया, ये सब सबको को रटा हुआ होता है, इसलिए ज़्यादा नहीं बता रहे। महादेव टोप्पो जो झारखंड से हैं वो इनमें से क्या हैं, ठीक है, किस चीज़ से जुड़े हुए हैं, अच्छा ये पूछ रहा है। तो महादेव टोप्पो जो है वो लिटरेचर से यानी कि साहित्य से जुड़े हुए हैं, ये साहित्यकार हैं और ये साहित्य लिखते हैं। इनके कुछ लिखे हुए रचनाओं का नाम हम यहाँ पर लिख दिए, जैसे जंगल पहाड़ के पथ, इसमें क्या है आपको कविताओं का कलेक्शन मिलेगा, ये कविताओं का कलेक्शन है। और सिविलाइज्ड आदिवासी जो है ये इनके रचनाओं का कलेक्शन है, ये दोनों आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में ये दोनों से कुछ पूछा जा सकता है, तो इसको अपना कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा अगर आपके में पहले से नहीं लिखा हुआ होगा तब। अगला फिर देखिए, जनवरी 2024 में जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का सेक्रेटरी कौन थे, तो जनवरी 2024 में जो थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था चंद्र किशोर उरांव, ठीक है। ये जनवरी 2024 में, अभी फिलहाल अगर वेबसाइट में जाके खंगाले तो क्या मिला, श्री अक्षय कुमार सिंह जो आईएएस हैं, ये अभी फिलहाल के लिए दिखा रहा है वेबसाइट पे, ठीक है। तो लेटेस्ट ये दिखा रहा है, और जनवरी का पूछे तो ये है, ठीक। और नीलिमा करकेट्टा ये अभी कुछ समय पहले तक यानी कि 21 तारीख से पहले तक ये चेयरपर्सन थी, ठीक है। चेयरमैन बोलना तो गलत हो जाएगा, चेयरपर्सन थी जेपीएससी की। अभी फिलहाल जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब जेपीएससी में कोई चेयरपर्सन नहीं है।
अगला क्या है, एल्बर्ट एक्का को परमवीर चक्र जो है मरणोपरांत कब मिला था? ठीक है, तो एल्बर्ट एक्का जो है 1971 का जो इंडो पाक बैटल था जिसमें बांग्लादेश मुक्ति संग्राम भी हुआ था, उसमें इन्होंने योगदान दिया था, इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी और वीर गति को प्राप्त हुए थे। बहुत ही वीरता के साथ इन्होंने एक रेलवे स्टेशन को कब्जा करने में सहायता किया था और उस समय ही इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा इनका स्टोरी है, अगर आपको कभी मौका मिले तो पढ़िएगा ज़रूर। 1971 आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। ये उरांव जनजाति से आते थे, एक क्रिश्चियन परिवार से थे और गुमला डिस्ट्रिक्ट में के रहने वाले थे। ठीक है, तो गुमला डिस्ट्रिक्ट भी आपको याद रखना है, कभी कभी ये भी पूछ देता है। तो जब 71 की लड़ाई में लड़े थे तो 72 में इनको परमवीर चक्र मिला था मरणोपरांत। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम पे बहुत सारे स्मारक आपको मिल जाएंगे झारखंड में। अगला क्या है भाई, वीरता पुरस्कार जीतने वाले रणधीर प्रसाद वर्मा, ये कौन थे झारखंड स्टेट के? तो झारखंड स्टेट के रणधीर प्रसाद वर्मा जो है वो एसपी थे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे। ठीक है, 26 जनवरी 1991 को इनको क्या मिलता है, अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है। इनका कहानी भी बहुत अच्छा है, बहुत मोटिवेटिंग है। धनबाद के लोग को इनका कहानी पता भी होगा। तो क्या हुआ था कि बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच था धनबाद में, उसमें कुछ डकैत डाका डाल रहे थे, इनका जानकारी इनको मिला और वो डकैत ऐसे वैसे डकैत नहीं थे। उस समय खालिस्तान मूवमेंट चल रहा था, मतलब खालिस्तान का अलगाववाद का जो है काम कर रहा था वो लोग। तो खालिस्तानी डकैत थे वहाँ पर, जिन्होंने डकैती डालने की कोशिश की थी बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच पर, इनको जानकारी मिली थी। तो ये अपना हथियार लेकर के और एक बॉडीगार्ड के साथ अटैक किए थे और जो खालिस्तानी डकैत थे उन पर हमला किया था, जिन्होंने इन पर फायरिंग की और इसकी वजह से इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो बहुत वीरता के साथ इन्होंने इनको रोकने का प्रयास किया था और खालिस्तानी लोग को अगर बैंक लूट लेते तो उनका जो फंडिंग होता उसके बाद से उनका एंट्री झारखंड में भी हो सकता था, तो उसको रोकने के लिए इनको याद किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आप याद रखेंगे, इनका ये एसपी थे रणधीर प्रसाद वर्मा, इनका नाम आपको याद रखना है। और हाँ, मरणोपरांत जो वीरता पुरस्कार जिनको गैलेंट्री अवार्ड मिलने वाला, ये पहले सिविलियन थे, मतलब सिविलियन एम्प्लॉई बोल सकते हैं, सिविलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉई। मरणोपरांत जिनको गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये पहले थे। ठीक है, तो इनके बारे में अच्छा से ध्यान रखिएगा, आ सकता है काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था। अगला चामी मुर्मू के बारे में है, ट्राइबल वुमेन है चामी मुर्मू, जिनको कि कौन सा पुरस्कार मिला जनवरी 2024 में। आमतौर पे जो पद्मा अवार्ड हैं वो जनवरी में दिया जाते हैं, तो पद्मा अवार्ड को ही आप ध्यान रखिएगा अगर जनवरी लिखा हुआ है तो, और सिविलियन का नाम है तब। तो यहाँ पर आपको इनको मिला था पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। ये क्या है, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। ठीक है, तो पर्यावरण के लिए काम करती हैं, पेड़ वगैरह लगाती हैं, बहुत ज़्यादा पेड़ों के संरक्षण और पेड़ लगाने के लिए, यानी कि अफॉरेस्टेशन अंग्रेजी में जिसको बोलेंगे, अफॉरेस्टेशन के लिए इनको जाना जाता है। इनका काम बहुत ही सराहनीय रहा है। ठीक है, सरायकेला एरिया में ये इनको लेडी टार्जन बोला जाता है, झारखंड की लेडी टार्जन के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है, रिसेंट का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इनका नेटवर्क भी बहुत बेहतरीन है। इनके बारे में थोड़ा सा हम एक पीडीएफ डाले हैं टेलीग्राम चैनल पर भी। ठीक है, इसलिए टेलीग्राम चैनल जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत सारा पीडीएफ वगैरह हम वहाँ पे आपको शेयर करते रहते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगाए हुए हैं, वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, अगला क्या है, झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोर्ड JCECEB, ये जो बोर्ड है ये कौन सा सेक्शन के द्वारा, बिहार रिकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 2000 का जो एक्ट था उसका कौन सा सेक्शन के द्वारा इसको फॉर्म किया गया था? तो ये बहुत ही एक तरह का जटिल टाइप का भी सवाल है, लेकिन ये आपको सेक्शन 85 मिलेगा। ये आप सीधे जब JCECEB का वेबसाइट सीधा खोलिएगा ना, तो वहाँ पे डायरेक्ट आपको पहला लाइन यही वाला लिखा हुआ रहेगा कि अंदर सेक्शन 85 ऑफ बिहार रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2000 ये फॉर्म किया गया था। ठीक है, JCECEB ये जो है अलग अलग परीक्षाओं को करवाता है, जैसे कि आपका नर्सिंग वाला जो एग्ज़ाम हो गया, बीएड वाला जो एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद ITI वाला जो एग्ज़ाम हो गया, उसके साथ में इंजीनियरिंग वगैरह का एग्ज़ाम भी एक टाइम पे करवाया जाता था। जैसे जब इसका इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हुआ था तो मेरा इसमें 500 समथिंग रैंक आया था ऑल ओवर झारखंड में। ठीक है, 5000 यहाँ पे लिखा गया, 500 समथिंग आया था। तो ये इंजीनियरिंग का भी एग्ज़ाम एक टाइम पे करवाता था, हालांकि अब शायद इसका कुछ सिस्टम बदल गया है, लेकिन हाँ झारखंड में बहुत इस तरह का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाने का जो काम है वो इसी बोर्ड का होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप जानिएगा। और मेन जो है वेबसाइट पे ही आप देख लीजिएगा, आपको क्या याद रखना है, 2000 आपको याद रखना है, सेक्शन 85 याद रखना है। ठीक है, बाकी इससे ज़्यादा कोई बहुत खतरनाक चीज़ इसके बारे में जानने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक ट्रेंड यहाँ पर हम पकड़े हैं। ट्रेंड क्या है कि झारखंड का अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसके बारे में क्वेश्चंस पूछा जा रहा है।
ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में थोड़ा सा आप ध्यान से, जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में पूछा था इससे पहले वाला में, अभी देखिए झारखंड कंबाइंड बोर्ड के बारे में पूछ दिया। उसके बाद आपका जैक वैक के बारे में भी पूछा है, उसके बाद JCERT के बारे में भी पूछा है, झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इस तरह का जो बोर्ड है इसका वेबसाइट में जाकर के, और हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो है डायरेक्ट वेबसाइट से ही पिक कर रहा है। तो वेबसाइट में जाकर अबाउट अस वाला सेक्शन है, उसको एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा, दो एक जो बात है उसके बारे में उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा आपके लिए बेहतरीन रहेगा, क्योंकि ये सब चीज़ जरूरी नहीं है कि आपको किताब में मिल जाएगा, ठीक है। आप लोगों को किताब रटने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ नेट से भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अगला क्या है, मार्च 2023 में, अच्छा थोड़ा पुराना पूछ रहा है, इनमें से झारखंड के किस व्यक्ति को साहित्य अकादमी की एग्जीक्यूटिव कमेटी में शामिल किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि करंट अफेयर का बहुत बड़ा मुद्दा है। इनका नाम आप ऊपर देख ही चुके थे, महादेव टोप्पो इनका नाम है, इसीलिए इन पे भी सवाल आया था, ठीक है। तो करंट अफेयर है, थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी अफेयर हो गया, लेकिन आप ध्यान रखेंगे महादेव टोप्पो का नाम। अगला क्या, दिसंबर 2023 में झारखंड के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन थे। तो दिसंबर में कौन थे जी, बादल पत्रलेख, वो उस समय थे, लेकिन फिर आपका कैबिनेट में रीशफलिंग हुआ है। तो अभी करेंटली जो है आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, श्रीमती दीपिका पांडे। ये नाम आप याद रखेंगे। पूरा जो अभी प्रेजेंट में कैबिनेट है उसका लिस्ट हम टेलीग्राम पे शेयर किए हुए हैं, वहाँ से जाकर के पढ़िएगा जरूर, या फिर आपको इजीली आप गूगल करेंगे वहाँ से भी मिल जाएगा। कैबिनेट के ऊपर भी एक सवाल लगभग श्योर शॉट है, क्योंकि रिसेंट में ही इसमें शफलिंग हुआ है। देखिए एक और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, देखिए ऑर्गेनाइजेशन वाला जो थीम हम पकड़े हैं, थीम से सवाल बार बार यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। तो IPRD इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट जो है झारखंड का, ये किस वर्ष बनाया गया था। तो झारखंड बनने के तुरंत बाद अपने बारे में प्रचार प्रसार भी करना जरूरी होता है, तो सन 2000 में इसको बनाया गया था। ये भी डायरेक्ट वेबसाइट से उठाया हुआ है, ठीक है। तो वेबसाइट में जो जानकारी है उसी से लिया जा रहा है। तो थोड़ा सा जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ रहा है उसके बारे में वेबसाइट में जाकर के एक दो बार जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत आपका काम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, झारखंड हाईकोर्ट के बारे में है। झारखंड हाईकोर्ट का जो एक नया कैंपस है वो इनाग्रेट किया गया था 2023 में, ठीक है। तो वो किनके द्वारा इनाग्रेट किया गया था, तो जो पहले हमारी राज्यपाल हुआ करती थी, बाद में राष्ट्रपति बनी, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ही इनाग्रेट किया गया था, ठीक है। ये फेमस इसलिए है, न्यूज़ में भी ज़्यादा इसलिए रहा क्योंकि इसका जो कैंपस है एरिया वाइज सबसे बड़ा हाईकोर्ट का कैंपस है पूरे भारतवर्ष में, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो कैंपस का एरिया है वो हमारे झारखंड हाईकोर्ट का ही है, ठीक है, जो कि रांची में सिचुएटेड है। बहुत लोग इसका रिक्रूटमेंट वाला फॉर्म भी भरे होंगे, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। जो लार्जेस्ट वाला ये सवाल आ सकता है, द्रौपदी मुर्मू के बारे में पूछा जा सकता है, और बस इतना ही है। चीफ जस्टिस वाला तो हम आपको पहले क्लियर कर ही दिए थे कि थोड़ा सा उसमें पचड़ा है, लेकिन उसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। रांची में जगन्नाथ मंदिर है, ठीक है, एक जगन्नाथ मंदिर रांची में भी है। तो उनको किसने बनवाया, ठीक है, उस मंदिर को किसने बनवाया है, तो उस मंदिर को बनाने वाले का नाम क्या है, ठाकुर अनिनाथ सहदेव, ठीक है। ठाकुर अनिनाथ सहदेव उनका नाम है। बना कब था, 1691 में, ठीक है। काफ़ी पुराना मंदिर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट मंदिर है। अगला क्या है, सुल्तानगंज में कौन सा नदी जो है, सुल्तानगंज के नॉर्थ में, यानी जस्ट सटते हुए आप बोल सकते हैं कौन सा नदी बहता है, तो गंगा नदी बहती है। गंगा से सुल्तानगंज से जल उठाकर देवघर में जाकर अभी चढ़ाया गया था, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, वैसे लोकल लोग को पता ही होगा, कोई बड़ा तोप वाला चीज़ था नहीं। सीता वाटरफॉल यानी कि सीता जलप्रपात के बारे में पूछ रहा है, झारखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा आपका रांची ही हो जाएगा। ज़्यादातर देखिए वाटरफॉल आपको रांची के आसपास ही मिलेगा, रांची को इसीलिए सिटी ऑफ वाटरफॉल कहते हैं, तो थोड़ा सा फिर उससे कर सकते हैं, अदरवाइज तो आपको याद ही रखना चाहिए। ये सब चीज़ तो हम अपना झारखंड जीके वाला नोट्स में भी डाल दिए। राधू रिवर में आपको मिलेगा, 44 मीटर का इसका ऊंचाई है। जोन्हा फॉल्स का सिस्टर के नाम पे जाना जाता है, और इसमें आपको एक बिरला फैमिली के द्वारा बनाया हुआ सीता टेम्पल भी मिलेगा यहीं पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है, ठीक है। डोम्बारी बुरू, इसके बारे में रिपीटेड क्वेश्चन पूछा है, जेपीएससी में भी ये बहुत बार आ चुका है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है डोम्बारी बुरू, तो डोम्बारी बुरू आपको खुट्टी में लोकेटेड मिलेगा। इसके बारे में यहाँ पे जो गोली कांड हुआ था इससे रिलेट करके पूछा जाता है, ठीक है। इसको झारखंड का जलियांवाला बाग भी बोला जाता है, ठीक है, जलियांवाला बाग ऑफ झारखंड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सवाल आने का चांसेस है। अगला क्या है, अब ये सब जिसको हम बोलते हैं कि एकदम थेथर वाला सवाल है, ठीक है, एकदम थेथर वाला सवाल है। पूछ क्या रहा है, फरवरी 2024 में इनमें से कौन जो है डायरेक्टर ऑपरेशन है झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के, JBVNL के डायरेक्टर ऑपरेशंस कौन है। तो ये हो गया थेथर वाला सवाल। उस वक्त के वर्मा थे। अभी फिलहाल आपको क्या करना है, क्योंकि इसमें
एक नॉर्मल भी नहीं, बोर्ड मेंबर का, किसी एक बोर्ड मेंबर का नाम पूछा जा रहा है। ये भी होता कि नहीं इसके सेक्रेटरी का नाम पूछा जा रहा है या इस तरह का कोई चीज़ है, बोर्ड मेंबर का नाम पूछा जा रहा है, तो आपको जाकर के वेबसाइट को खंगाल के इंपॉर्टेंट लोगों के नाम को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पर नोट्स नहीं डाल सकते हैं क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो ये आपको वेबसाइट पर जाकर ही देखना पड़ेगा। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक, अगला क्या है, अब ये भी उसी तरह का देखिए कि माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है उनके सेक्रेटरी फरवरी 2024 में कौन थे। तो अब यार एक तो मिनिस्टर आदमी याद करता था कितना मुश्किल से, अब देखिए सेक्रेटरी के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, बेसिकली उस मिनिस्ट्री को जो चलाते हैं लगभग, तो उस वक्त जो थे उनका नाम क्या था, अबू बकर सिद्दीकी, उस वक्त इनका ये थे। अभी फिलहाल अगर वेबसाइट में हम जाके खंगाले तो कौन मिले, श्री जितेंद्र कुमार सिंह जो कि IAS हैं, ये अभी माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के तौर पर सेवा दे रहे हैं, ऐसा वेबसाइट ने क्लेम किया है। ठीक है, तो अब इस तरह से तो आप देखिएगा तो झारखंड में कितना सारा डिपार्टमेंट हो जाएगा, तो अब किसका किसके सेक्रेटरी देखिएगा। फिर भी झारखंड में क्योंकि माइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है तो माइनिंग को थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बाकी तो आपका होम सेक्रेटरी हो गया, चीफ सेक्रेटरी हो गए, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा ये सब आपको पता ही होना चाहिए, तो माइनिंग को भी देख लीजिएगा क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। इस तरह का सवाल अगर आपको नहीं आता तो एग्जाम में छोड़ने में ही भलाई है। ठीक है, अगला क्या है, GEL चर्च जो है सरवदा में। ठीक है, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, तो ये खूंटी जिला में आपको मिलेगा। ठीक है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, ये भी रट्टाफिकेशन वाला सवाल है, 15 मार्च इसका आंसर हो जाएगा। रटने वाला क्वेश्चन थोड़ा दे रहा है। ठीक है, जनवरी 2024 में यूनियन मिनिस्टर, यानी यूनियन का मतलब क्या है, भारत के, तो भारत के पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट वेलफेयर मिनिस्टर कौन थे, तो उस वक्त गिरिराज सिंह जी हुआ करते थे। उसके बाद नया सरकार बना तो उसमें श्री राजीव रंजन सिंह, जिनको कि लल्लन सिंह के नाम से भी जाना जाता है, बिहार के नेता हैं ये, मतलब बिहार से चुन करके आते हैं। ये अभी फिलहाल में पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट वेलफेयर मिनिस्टर के तौर पर सेवा दे रहे हैं झारखंड में, माफ़ कीजिएगा, भारत में, यूनियन में। ठीक है, यूनियन में, तो इनका नाम आपको याद रखना है। साथ में जो नया कैबिनेट आया है सेंटर पे, उसको ऊपर भी नज़र मार के जाइएगा क्योंकि वहाँ से भी सवाल कुछ बन सकता है। ठीक है, ये भी करंट अफेयर का सवाल है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 का जो है वो, इनमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किनको मिला है, तो शाहरुख खान को मिला है। ये सब रटने वाला सवाल है, करंट अफेयर मैगजीन से डायरेक्ट उठा के पूछ रहा है। ये थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का सवाल लगा हमको, तो इजीली नहीं मिला। फैज़ फजल जो हैं ये किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो इंडियन प्लेयर जो फैज़ फजल हैं ये एक पूर्व क्रिकेटर रहे हैं। ठीक है, विदर्भ एरिया के लिए खेलते थे। ठीक है, तो बहुत फेमस नाम नहीं है, इसलिए ये हमको थोड़ा सा ऊपर लेवल का सवाल लगा, एक तरह से कंफ्यूज करने वाला सवाल था। 2011 का सेंसस के ऊपर फिर से पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा झारखंड का जो डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे लीस्ट लिटरेसी के मामले में, यानी साक्षरता के मामले में सबसे कम है, तो जहाँ पे बीड़ी वगैरह काफ़ी बनता है, पाकुड़ हो गया, इसका आंसर हो जाएगा पाकुड़। ठीक है, और सबसे ज़्यादा लिटरेट जो है वो कौन है, रांची है। ठीक है, तो अब यहाँ से शुरू होता है साइंस का सवाल। उधर इंडिया जी के, झारखंड जी के खत्म हुए, यहाँ पर थोड़ा सा साइंस का सवाल है, ठीक ठाक सा सवाल है, बहुत टफ भी नहीं और बहुत ईजी भी नहीं। एक जो बल लगता है किसी चार्ज बॉडी के द्वारा दूसरे चार्ज या अनचार्ज बॉडी पे, देखिए यहाँ पे जैसे एक चार्ज बॉडी जिसका चार्ज Q है और एक दूसरा जिसका चार्ज Q2 है, Q1 और Q2, दोनों एक दूसरे पर कोई फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, F1 या फिर -F1, ये जो चार्ज फोर्स होगा ये किस तरह का फोर्स होता है, किस तरह का बल होता है, तो इस बल को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कोई इसमें बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, ध्यान रखेंगे, चाहे किसी भी तरह का फोर्स हो। फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी चुंबक जब एक बल लगाता है तो वो किस तरह का बल होता है, तो वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, यानी चुंबक को अगर लोहा को अपने तरफ खींचना है तो कॉन्टैक्ट नहीं लगाना पड़ेगा, बिना कॉन्टैक्ट कहीं अपने तरफ इसको खींच लेता है, इसलिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है चुंबक के द्वारा लगाया हुआ बल। ठीक है, जब हम साइकिल चलाते होते हैं, ठीक है, और पैडल मारना बंद कर देंगे तो साइकिल अचानक से जाकर थोड़ा टाइम के बाद खुद ब खुद रुक जाता है। ये जो रुकता है ये किस बल के वजह से, यानी किस फोर्स के वजह से रुकता है। ठीक है, तो जमीन जो होता है ये आपके चक्के पर फोर्स एक लगा रहा होता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, उस फोर्स को बोलते हैं फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण। तो घर्षण की वजह से रुकता है, इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स इसका आंसर हो जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स से इससे पहले वाले में भी सवाल गिरा था इस फॉर्मूला के बेसिस पे। ठीक है, μn वाला जो फॉर्मूला था। ठीक है, तो फ्रिक्शन के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्या है, इनमें से किसका सबसे मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि मेल्टिंग का मतलब क्या होगा
कि सॉलिड को जब हम लिक्विड में बदलते हैं ये प्रोसेस क्या कहलाता है, मेल्टिंग कहलाता है। ठीक है, तो इनमें से किसको मेल्ट करना सबसे, यानी सॉलिड से लिक्विड में बदलना सबसे मुश्किल होगा। ठीक है, मुश्किल पूछ रहा है ना कि आसान, मुश्किल होगा। मेल्टिंग पॉइंट हाई किसका होगा। ठीक है, तो हीलियम क्या है भाई, एक तो पहले गैस है, तो अगर आप इसको किसी तरह से जमा के सॉलिड बना भी दीजिएगा तो जल्दी से ही बनना चाहेगा लिक्विड और फिर जल्दी से गैस, तो ये नहीं होगा। हाइड्रोजन भी गैस है, वायु भी एक गैसेस का मिक्सचर है। मर्क्यूरी एक लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे, अगर इसको आप जमा के सॉलिड बना भी देते हैं तो लिक्विड इसको बनाना बाकी के कंपैरिजन में मुश्किल होगा, तो मर्क्यूरी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली आपका ऑड वन आउट का सवाल था, ज़्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अच्छा, और जो सो दिख रहा है इस सब को देखने उखने में आपको अगर समस्या है तो वीडियो का क्वालिटी बढ़ा के देखिएगा। सोर्स में ही डिफेक्ट है, सरकार की तरफ से ही ऐसा खराब पीडीएफ है, इसमें मेरा कोई, हम इसमें सुधार नहीं कर सकते हैं। अगला क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के क्या होता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग पढ़े थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा बराबर होगा। ठीक है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है। तो यहाँ पर क्या है, इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई बहुत खतरनाक सवाल आया नहीं है। तो यहाँ से आप थीम पकड़े कि ऑप्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। पिछले बार भी मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला पे सवाल बहुत गिरा था पिछले बार। कहने का मतलब है मेरा कि जेएसएससी इंटर लेवल का जो टीचर वाला एग्जाम था उसमें। ठीक है, अच्छा अगला देखिए, ऑप्टिक्स का ही सवाल है कि अगर एक प्रिज्म होता है, प्रिज्म पे जब प्रकाश गिरता है तो वो टूट जाता है, अलग अलग हिस्सों में, भागों में बंट जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्शन कहते हैं। ठीक है, डिस्पर्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन क्या हुआ, जो हम ऊपर बताए कि एक मिरर होगा, आईना होगा, आईना में इधर से आएगा, इधर से रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा। डिस्पर्शन तो अभी बता ही दिए। रिफ्रैक्शन क्या होगा कि एक मीडियम है, दूसरा मीडियम है, मान लीजिए ये एयर है, हवा है, और ये पानी है, तो लाइट जब इधर से एयर से आएगा तो थोड़ा सा मुड़ जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक, ये सब बेसिक से आप लोग पढ़ेंगे। इनमें से कौन सा जो जंतु है या जीव है जो कि वायु की अनुपस्थिति में, यानी एब्सेंस ऑफ एयर में भी सर्वाइव कर सकता है। इसका आंसर यीस्ट हो जाएगा। जब ऑक्सीजन इसको नहीं मिलता, खमीर को यानी यीस्ट को, तो ये क्या करने लगता है, फर्मेंटेशन के थ्रू अपना ऊर्जा बनाने में सक्षम है। ठीक है, तो फर्मेंटेशन कर सकता है, इसलिए यीस्ट इसका आंसर हो जाएगा, यानी खमीर। अर्थवॉर्म के बारे में, केचुओं के बारे में बहुत सवाल पीछे भी पूछ चुका है। तो केचुए यानी अर्थवॉर्म जो है वो कैसे सांस लेते हैं, किस ऑर्गन से, तो अपने त्वचा से ही सांस ले लेता है इन लोग। ठीक, इसको क्या बोला जाता है, फ्रेंड ऑफ फार्मर। ठीक है, केचुए को किसान का मित्र बोला जाता है। क्यों, क्योंकि जब जमीन में ये घुसता है तो इस तरह से ऐसे ऐसे छेद करके नीचे जाता है, फिर वापस निकलता है तो अलग छेद से, तो बहुत सारा जमीन में इस तरह छेदों का नेटवर्क बना देता है, जिससे जो बारिश का पानी है वो अंदर तक घुस पाता है और उपजाऊपन को बढ़ाता है। ठीक है, और भी बहुत सारा डीप रीजन है, उतना जानने का जरूरत नहीं है। अगला क्या है, दिल जो है आपका, दिल, उसमें से ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है, यानी कि ऑक्सीजन वाला खून लेकर के दूसरे शरीर के अंगों तक जाने का काम जो करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम कहते हैं आर्टरी यानी धमनी। ठीक है, तो आर्टरी आपके ऑक्सीजन रिच ब्लड को दिल से दूर ले जाता है, और दिल पूरा जब काम खत्म हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला या इम्प्योर ब्लड लाने का, वापस लाने का काम कौन करता है, तो वो होता है वेन। ठीक है, यानी कि शिराएं, तो धमनी लेके जाएगा और शिरा वापस ले करके आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रिपीट आपका आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, दिल के ऊपर ही सवाल पूछ दिया कि जो दिल है इसमें चेम्बर होता है। ठीक है, मानव के शरीर में, दिल में 4 चेम्बर होगा। ऐसे बना ले रहे हैं क्योंकि आसान पड़ता है, एक्चुअल वाला ड्राइंग तो कर नहीं पाएंगे, इतना अच्छा ड्राइंग नहीं है। तो इसमें जो 4 चेम्बर होता है, नीचे के जो 2 चेम्बर होगा, इस दोनों चेम्बर को क्या बोलते हैं, तो इस दोनों चेम्बर को नीचे वाले को क्या कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है, वेंट्रिकल कहते हैं, एक लेफ्ट हैंड वेंट्रिकल, एक राइट वेंट्रिकल। उसी तरह ऊपर वाले को एट्रियम कहते हैं। ये जो दोनों है, ई वाला और ई वाला, इन दोनों को वेंट्रिकल कहेंगे। ठीक है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल। सॉरी, क्या बोल दिए, वेंट्रिकल नहीं, एट्रियम। एट्रियम, ऊपर वाले को एट्रियम, नीचे वाले को वेंट्रिकल कहेंगे। ठीक है, ऊपर वाला एट्रियम, नीचे वाला दोनों वेंट्रिकल। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं जी, हाँ, आलिंद और निलय, बाप रे। ठीक है, तो आलिंद और निलय, जो लोग शुद्ध हिंदी पढ़े होंगे उनके लिए है। अगला क्या है, फेमस जो केमिकल है, पुराने हिंदी फिल्मों में आता था, CHCl3। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन, या फिर आम भाषा में इसको क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, वो वाला फिल्म था ना जिसमें जॉनी लीवर ऐसे करके मारता है इसमें अपना
क्या बोलते हैं, रुमाल पे, और फिर एक बार खुदे सूंघ लेता है। तो बड़ा मज़ेदार सीन था। तो ये क्लोरोफॉर्म के बारे में ही था। मूवी में इसको हालांकि बहुत इनएक्यूरेट तरीके से दिखाया जाता है, लेकिन क्लोरोफॉर्म है। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला हो गया CaCl3 यानी कि ट्राइक्लोरोमीथेन, क्योंकि ये मीथेन का स्ट्रक्चर होता था, चारों तरफ हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन रहने देंगे और बाकी सब जगह पे जब क्लोरीन लगा देंगे तो ये आपका ट्राइक्लोरोमीथेन यानी कि क्लोरोफॉर्म का रूप ले लेगा। ठीक, अगला क्या है, इसमें से कौन एक नॉन बाइनरी कंपाउंड है? ठीक है, यानी कि गैर बाइनरी या नॉन बाइनरी कंपाउंड इनमें से कौन सा है? तो नॉन बाइनरी कंपाउंड होता क्या है? नॉन बाइनरी कंपाउंड होगा कि एक ठो ए होगा एक ठो बी होगा, यानी कि केवल 2 एलिमेंट से बना हुआ जो कंपाउंड होगा उसको बाइनरी कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, तो मीथेन जैसे कि CH4 होता है, यानी केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। अमोनिया ये आपका NH3 होता है, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। पानी जो है वाटर H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, केवल 2 ही एलिमेंट है। लेकिन नाइट्रिक एसिड क्या हो गया? HNO3। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, यानी 2 से ज़्यादा एलिमेंट जहां मिल गया वो सारा का सारा नॉन बाइनरी है। ठीक है, नॉन बाइनरी है। तो नॉन बाइनरी कंपाउंड का ये एग्जांपल है। मेन बात है कि डेफिनेशन ध्यान में रखिएगा तो आप बना ही लेंगे। अगला क्या, अलॉय के ऊपर सवाल गिर रहा है। तो अलॉय के ऊपर क्या है, ब्रास जो है, ठीक है, पीतल किस चीज़ का अलॉय है? तो पीतल जो है आपका जिंक और कॉपर यानी जस्ते और तांबे के अलॉय को ब्रास कहेंगे। ठीक है, उसके साथ में अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मर्क्यूरी के साथ कुछ भी मिलाएंगे ना तो उसको बोलते हैं अमलगम बोलते हैं। तो ये क्या होगा, मर्क्यूरी में जो मिलाए उसी का अमलगम। जैसे जिंक मिलाए तो अमेलगम ऑफ जिंक। अगर मर्क्यूरी में आप सिल्वर मिला दिए, ठीक है, सिल्वर मिला दिए तो ये क्या होगा, अमेलगम ऑफ सिल्वर। ठीक है, तो ये अमेलगम ऑफ जिंक है। इसमें एक दो चीज़ और मिला करके किस में यूज़ किया जाता है? डेंटल फिलिंग में, यानी जिनका दांत खोड़ा हो गया, सड़ गया अंदर से, उसमें अगर कुछ डालना है उसको भरने के लिए डेंटल फिलिंग में अमेलगम ऑफ जिंक का प्रयोग किया जाता है, एक दो चीज़ और मिला करके। ठीक है, अगला क्या है, मिट्टी द्वारा पौधे को इनमें से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट दिया जाता है? तो माइक्रो न्यूट्रिएंट का बात हो रहा है, मिट्टी के द्वारा जिंक मिलता है। ठीक है, तो बाकी नाइट्रोजन वगैरह कहाँ से मिलेगा? इन्वायरमेंट से मिलेगा। इन्वायरमेंट के थ्रू नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो पौधे को दे देगा। तो पौधा, खासकर एग्रीकल्चर, हम आपको बताए थे कि एक थीम निकल के आ रहा है, तो बढ़िया से एग्रीकल्चर पढ़ के जाइएगा। अगला क्या है, गोबर वगैरह जो है, फिर वेजिटेबल का जो वेस्ट है, एनिमल रिफ्यूज़ है, यानी कि बेसिकली ऑर्गेनिक वेस्ट जो है, ठीक है, उसको डीकम्पोज जब किया जाता है, डीकम्पोजिशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसके प्रोसेस को बोलते हैं कंपोस्टिंग। गड्ढा ऐसे बनाकर उसमें भर दिया जाता है और फिर इसको ऑक्सीजन वगैरह भी मिलना चाहिए, तो डीकम्पोजिंग होगा, उसको कंपोस्टिंग कहते हैं। कंपोस्टिंग का डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड सवाल है। ठीक है, उसी में एक वर्मी कंपोस्टिंग भी होता है। वर्मी कंपोस्टिंग, इसमें क्या होगा कि कीड़ों का, वर्म का इस्तेमाल किया जाता है कंपोस्टिंग को और अच्छे तरीके से करने के लिए। तो एक वर्मी कंपोस्टिंग होता है, एक नॉर्मल कंपोस्टिंग भी होता है। ठीक है, अगला क्या है, देखिए प्रिज्म के ऊपर ऑप्टिक्स से बहुत सवाल पूछ रहा है। तो प्रिज्म में जब लाइट आता है तो सारा अलग अलग रंग जो है अलग अलग बेंड करेगा। जैसे कुछ थोड़ा कम बेंड करेगा और कुछ बड़ी ज़्यादा बेंड कर जाएगा। तो जो सबसे कम बेंड करेगा सबसे ज़्यादा बेंड करेगा। पूछ क्या रहा है, सबसे ज़्यादा कौन मुड़ता है? तो हमको क्या पता है बचपन से पहले, VIBGYOR, भिबग्योर। तो वायलेट जो होता है यानी कि आपका क्या बोलते हैं, हाँ, बैंगनी सबसे ज़्यादा मुड़ेगा। ठीक है, मोस्ट बेंडिंग। और लाल जो है, रेड जो है, लीस्ट बेंडिंग होगा, सबसे कम मुड़ेगा। तो इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। हो सकता है बीच में भी करके पूछ दे, ठीक है, कि इंडिगो ज़्यादा मुड़ेगा कि येलो ज़्यादा मुड़ेगा, ये बताइए। तो इंडिगो ऊपर में है तो ये ज़्यादा मुड़ेगा, येलो नीचे में है तो कम मुड़ेगा। ये आपको याद रखना है, पूरा इस सूत्र को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। थोड़ा सा अच्छा कर रहा है, लेवल को थोड़ा सा आप कर रहा है। ठीक है, धान का जब खेती होता है तो उस खेती में कभी कभी एक और चीज़ किया जाता है, इनमें से कौन सा चीज़ वो है, यही आपसे पूछ रहा है। तो जब धान का खेती होता है तो धान के खेत को बहुत सारे पानी से भर दिया जाता है। जब बहुत ज़्यादा पानी आपके पास हो गया है तो क्या किया जाता है कि बहुत बार उसी में आप मछली भी पाल सकते हैं, मत्स्य पालन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये खेत है, इसमें खूब सारा पानी भर दिए, क्योंकि पानी में डूबा हुआ रहना चाहिए आपका धान काफ़ी समय तक के लिए, और उसी में मछली भी पाल लिए, तो एक तीर से दो निशाना लग जाता है। ठीक है, इसमें एक चीज़ आप और ध्यान रखेंगे कि जो धान यानी कि पैडी का खेत होता है भारत में या दुनिया में कहीं भी, उससे बहुत ज़्यादा
मीथेन निकलता है, ठीक है, मीथेन यानी कि CH4 निकलता है। मीथेन एक क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस है, यानी कि इससे ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो ये कभी कभी आपसे पूछ सकता है। अगला क्या है, एनेमोमीटर नाम का एक डिवाइस है, इससे क्या नापा जाता है। तो एनेमोमीटर का जो डिवाइस है, इससे हवा की गति यानी कि विंड स्पीड को नापा जाता है, ठीक है। एनेमोमीटर से विंड स्पीड, हवा की गति को नापा जाता है। करंट को नापना है तो एम मीटर का प्रयोग करेंगे, कंफ्यूज नहीं हो गया, एनेमोमीटर नहीं, एम मीटर। वोल्टेज को नापना है तो वोल्ट मीटर का प्रयोग करेंगे। ये सब हम बस रिवाइज करवा दे रहे हैं, आप लोग सबको ये सब पता ही होगा। और बहुत ज़्यादा उच्च तापमान को अगर आप नापना चाहते हैं तो आप पायरोमीटर का प्रयोग करेंगे, ठीक है, पायरोमीटर, ठीक है। मैनोमीटर का प्रयोग किसमें होता है, ठीक है। तो मैनोमीटर का जो प्रयोग है वो प्रेशर वगैरह को नापने के लिए किया जाता है, खासकर सिलेंडर का जो प्रेशर नापने के लिए जो ऐसे लटका के करता है वो मैनोमीटर ही लगा होता है। तो मैनोमीटर से आप प्रेशर को नापते हैं, ठीक। अगला क्या है, वाटर पास का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो वाटर पास आप अलग अलग रेलवे स्टेशन पे देखेंगे कि वहाँ पर लिखा रहेगा कि समुद्र तल से ऊंचाई कितना है, 230 मीटर, कहीं लिखा रहेगा 500 मीटर, कहीं लिखा रहेगा 50 मीटर। तो ये जो नापने का काम करता है, एक कोई रेफरेंस पॉइंट से किसी जगह का जो ऊंचाई है, इसको नापने के लिए जो डिवाइस यूज़ होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वाटर पास कहते हैं। आमतौर पर रेफरेंस पॉइंट किसको रखा जाता है, समुद्र की तल को, सी लेवल को, क्योंकि यही जो है कॉन्स्टेंट है लगभग, ठीक है। अगला क्या, अगला यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग शुरू होता है। ये मैथ्स रीजनिंग वाले सर करवा देंगे, जल्दी ही आ जाएगा इसका, आजकल में वीडियो आ जाएगा, चिंता की बात नहीं है। थोड़ा 10 क्वेश्चन अभी बचा हुआ है कंप्यूटर का, पिछले बार जैसा थेथर वाला क्वेश्चन इसमें जो है नहीं है, मतलब कम है, इसमें थोड़ा सा बहुत ठीक ठाक टाइप का सवाल है। इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर पोर्ट नहीं है, पोर्ट के बारे में आप सब पढ़े ही होंगे। तो इसमें से पेरीफेरल, कनेक्टिंग पेरीफेरल के लिए, पेरीफेरल क्या होता है, ऐसा डिवाइस जो डायरेक्टली कंप्यूटर में एम्बेडेड नहीं होता, यानी कंप्यूटर में चिपका हुआ नहीं होता, आपको अलग से अटैच करना पड़ता है, उसको पेरीफेरल बोलते हैं। पेरीफेरल डिवाइसेस यानी कि ये आपका कंप्यूटर का मेन डिवाइस हो गया, इसके साथ में आप कुछ एक्स्ट्रा कनेक्ट किए, जैसे ये कीबोर्ड कनेक्ट कर दिए, एक यहाँ पे माउस कनेक्ट कर दिए, ये सबको पेरीफेरल डिवाइस होते हैं। तो एक्स्ट्रा डिवाइस अगर आप कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो इनमें से किस पोर्ट का आप प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं पूछ रहा है, याद रखेंगे। तो USB से करते हैं, हाँ USB से माउस वगैरह करते हैं। HDMI से आप डिस्प्ले यूनिट को कनेक्ट कर सकते हैं, डिस्प्ले वाला चीज़, प्रोजेक्टर वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। ईथरनेट से आप आमतौर पे नेटवर्क रिलेटेड चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, तो ये भी एक पोर्ट है। CPU अपने आप में कोई पोर्ट नहीं है, CPU एक डिवाइस है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। CPU के ऊपर सवाल आ चुका है, आगे भी आएगा, ठीक है। अगला क्या है, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जो कि बहुत अच्छा यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस देने का काम आता है एप्पल के कंप्यूटर में। एप्पल के कंप्यूटर और लैपटॉप में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो एप्पल में कौन सा होता है, आप लोग रट ही लिए होंगे, मैक OS, मैकिनटोश OS होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा मैकिनटोश। एप्पल में विंडोज़ आपको क्या मिलेगा, आमतौर पर आपके कंप्यूटर में, आपके घर में या ऑफिस में या फिर स्कूलों में जो लगा होगा उसमें आपको विंडोज़ ही मिलेगा। साथ में विंडोज़ के जगह पर आप लिनक्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। लिनक्स याद रखेंगे अपने आप में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लिनक्स सिर्फ एक कर्नल प्रोवाइड करता है। इस कर्नल के ऊपर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जाते हैं जिसको कि डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको कि शॉर्ट में डिस्ट्रो भी बोल दिया जाता है। तो लिनक्स के कर्नल के ऊपर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन बनाया जाता है, ठीक है, जिसमें से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन का नाम क्या है वो भी याद रखेंगे आप, जैसे काली लिनक्स एक डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत फेमस है, उबुंटू एक है, उसके साथ में आपका एक है लाइनक्स मिंट। इंडिया का अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का प्रयास किया गया था जो बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ, नाम क्या है, बॉस लिनक्स। ये है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। उसी में से एक लाइनक्स के कर्नल पे बेस्ड एक बहुत फेमस, वर्ल्ड वाइड फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ जो बहुत लोग यूज़ करते हैं, नाम हुआ एंड्रॉयड, ठीक है। इसमें गूगल का मेन सहभागिता रहा, लेकिन अभी भी ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एंड्रॉयड जो है लिनक्स के कर्नल पर ही बेस्ड है, तो एंड्रॉयड भी एक तरह का लिनक्स ही होता है, ठीक। ये आमतौर पे आपके मोबाइल डिवाइसेस, मतलब स्मार्टफोन वगैरह में, टैबलेट में, और इसी तरह के कभी कभी आपके स्मार्ट वॉच वगैरह में भी आपको मिलेगा। तो एंड्रॉयड इस तरह के डिवाइसेस में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, अगर आपका एप्पल का मोबाइल फ़ोन है तो उसमें आपको क्या मिलेगा, iOS, ठीक है, iOS मिलेगा आपको एप्पल के डिवाइसेस में। हम लोग का जो ऐप है एग्ज़ाम क्लस्टर, वो अभी केवल एंड्रॉयड सिस्टम के लिए अवेलेबल है, ठीक है। चलिए अगला क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसमें से कौन सा फीचर है जो आपको किसी डॉक्यूमेंट में हो रहे बदलावों को
ट्रैक करने में, उनको एक्सेप्ट करने में और रिजेक्ट करने में मदद करता है। तो इन बदलावों को ट्रैक करने के लिए ट्रैक चेंजेस नाम का फीचर यूज़ किया जाता है। ये रिपीटेड सवाल है, पहले भी जेएसएससी के बड़े सारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा मेरा सलाह होगा कि मेल मर्ज के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये भी रिपीटेड सवाल है। हम यहाँ ज़्यादा नहीं बताएंगे, वीडियो एंड हो रहा है, बैकग्राउंड में ट्रेन का घंटी बज रहा है, तो अब हम निकलना चाहेंगे थोड़ी देर के बाद। चलिए अगला क्या है, किसी चीज़ को, आपको किसी फाइल या फोल्डर को विंडोज़ में जब रीनेम करना है, उसका नाम बदलना है, तो फटाक से कौन सा शॉर्टकट की आप दबा सकते हैं, या तो उसके नाम में क्लिक कर दीजिए या फिर F2 का प्रयोग कीजिए। F2 दबाने से आप रीनेम कर सकते हैं। तो F2 शॉर्टकट की रीनेम के लिए यूज़ होता है। जबकि आप कोई ब्राउज़र में पेज को खोले हुए हैं तो कंट्रोल के साथ R का बटन जब आप दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो रीलोड हो जाएगा। ठीक है, रीलोड हो जाएगा, या आप बोल सकते हैं रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, ये वेब ब्राउज़र में इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल के साथ R बटन को। अगला क्या है, ISP का फुल फॉर्म पूछ रहा है, बहुत ही सिंपल कॉमन सवाल है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा इसका आंसर। ISP का फुल फॉर्म, भारत के कुछ ISP का एग्जांपल्स क्या है, जियो है, एयरटेल है, BSNL है, हैथावे है, इत्यादि इत्यादि। इसमें से भी कुछ आपको हो सकता है एग्जाम में कि दे करके और पूछेगा कि ये इनमें से किस कैटेगरी में गिरता है, तो आप बोलेंगे कि हाँ ये ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अगला सवाल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बेसिक सवाल है कि इनमें से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो प्राइमरी काम है, प्राइमरी यूज़ जो है वो स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग, ठीक है, यानी कि सांख्यिकी के लिए और ग्राफिक्स वगैरह के लिए किया जाता है। तो ये R प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये स्टैट्स के लिए और डेटा प्रोसेसिंग वगैरह के लिए ही इसका मेन यूज़ है। अगेन हम यहाँ पे बोलेंगे कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आप इस्तेमाल कर तो सकते ही हैं, घुमा फिरा के उसमें भी कोई फ्रेमवर्क इस सब के लिए बना ही गया होगा, लेकिन जो मेन मोटिव है R का वो यही सब काम था। ठीक है, अगला क्या है, कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो डिवाइस को ऑटोमेटिकली IP एड्रेस ऑब्टेन करने के लिए सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे, DNS सर्विस एड्रेसिंग, यानी कि बेसिकली जब आप नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं तो सब कुछ IP एड्रेस वगैरह लेना और DNS सर्वर एड्रेस लेना, बाकी ये सारा काम कौन सा प्रोटोकॉल आपको करने के लिए देता है, तो इसका आंसर क्या है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, DHCP। अब प्रोटोकॉल्स के बारे में जहाँ से जिस टीचर से आप पढ़े होंगे उनसे जाकर उनके नोट्स को रिवाइज कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा अच्छा टाइप का क्वेश्चन था ये, मतलब थोड़ा अनकन्वेंशनल था, आमतौर पे इधर उधर नहीं मिलता रटने के लिए। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा एल्गोरिदम है जो कि एक बड़े प्रॉब्लम को, मान लीजिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको छोटे छोटे मैनेजेबल चंक्स में तोड़ता है और फिर तोड़कर ईच प्रॉब्लम को अलग अलग सॉल्व करता है। इसको अलग सॉल्व किया, इसको अलग सॉल्व किया, इसको अलग सॉल्व किया और सबके सॉल्यूशन को लास्ट में कंबाइन करके एक मेन सॉल्यूशन निकाल दिया। इस एल्गोरिदमिक टेक्निक को क्या बोलते हैं, तो ये ग्रीडी एल्गोरिदम नहीं है, ये आपका डिवाइड एंड कॉन्कर का एल्गोरिदम का डायरेक्ट एग्जांपल है। अब ये हो सकता है कि नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड वाले लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा मेरा एक आपको सजेशन होगा, क्योंकि सवाल आया था पिछले बार भी, तो एल्गोरिदम्स के बारे में जो बेसिक होता है कि सबका नाम रट लिए और सबका काम रट लिए। अब यदि हो सके तो जाकर आप जरूर रट लीजिएगा, आपको गीक्स फॉर गीक्स पे ये सारा चीज़ मिल जाएगा। तो बस बेसिक रटना है अगर आपके क्षमता में है तो, यदि नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि मेरे अनुसार जहाँ तक मेरा समझ कहता है जेएसएससी CGL में इस तरह का प्रश्न नहीं दिया जाएगा। ये थोड़ा सा मतलब इन लोगों का आदत हो गया है कि इधर उधर के एग्जाम में हल्का आउट ऑफ सिलेबस चला जाता है। मेरे हिसाब से डायरेक्ट सिलेबस में इसका लिंकेज नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप पढ़ सकते हैं एल्गोरिदम्स के बारे में तो ज़रूर पढ़िएगा यदि आपके पास समय है तो। साथ में अगर आप एल्गोरिदम्स के बारे में पढ़ेंगे तो इंपॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर्स, जैसे पिछले बार क्या है आपका स्टैक और क्यू के बारे में पूछ लिया था, तो स्टैक हो गया, क्यू हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, ट्री हो गया, इसके बारे में भी अगर आप बेसिक कुछ 2-4 पॉइंटर याद कर सकते हैं तो करिएगा। नहीं कर सकते, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप छोड़ भी सकते हैं। डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम बहुत ऊपर लेवल का टॉपिक होता है, मेरे अनुसार CGL में इस तरह का चीज़ नहीं पूछा जाना चाहिए, बट झारखंड है, कुछ भी हो सकता है। अगला क्या है, कोई भी वेबसाइट होता है, इसका जो स्टार्टिंग पेज है यानी पहला पेज है जो यूज़र को दिखता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं होम पेज। ठीक है, जैसे examcluster.com पे अगर आप जाएंगे तो पहले पेज पे आपको सारा वेबसाइट का यहाँ पर नेविगेशन आएगा कि कौन से लिंक से क्या खुलने वाला है, साथ में आपको कुछ कंटेंट आएगा। इसी पहले पेज को कहीं पर भी जाएंगे तो उसको होम पेज कहते हैं। जैसे गूगल का जब होम पेज खोलेंगे तो यहाँ पर बड़ा बड़ा का लिखा रहेगा, गूगल लिखा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर एक सर्च का बॉक्स आएगा, नीचे लिखा रहेगा सर्च, यहाँ पर आएगा आई एम फीलिंग लकी।
अगला क्या आखिरी सवाल, जॉन नेपियर के बारे में सवाल पूछ रहा है। लोगारिदम यानी कि लॉग जो हम लोग पढ़ते हैं 11th-12th में पढ़े थे पहली बार, फिर इंजीनियरिंग में भी पढ़े थे। आम बच्चे इसको नहीं पढ़ते जो मैथ स्किप किए थे, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो लोगारिदम का डिस्कवरी, मैथ्स में कोई भी चीज़ याद रखिएगा, इन्वेंशन नहीं माना जाता, डिस्कवरी माना जाता है। तो जॉन नेपियर में डिस्कवरी कब किया था? 1614 में किया था। ठीक है, तो ये हो गया आखिरी प्रश्न खत्म। ये भी रटने टाइप का ही क्वेश्चन था, तो पूरा हम करवा दिए। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन जैसा कि हम कंप्यूटर में आपको इंडिकेट करते गए कि मेरे अनुसार आने वाला नहीं है, वो बस इसी तरह से डाल दिया गया था, क्योंकि इसमें ज़्यादा सवाल था नहीं, 10 ही क्वेश्चन था कंप्यूटर का। तो सारा चीज़ हम आपको करवा दिए। कोई भी टेस्ट सीरीज़ आपको लेना है, इसका पहला आपको डेमो में मिल जाएगा, एग्जाम क्लस्टर ऐप में मिल जाएगा, तो वहाँ पर से जाके आप देख सकते हैं। आई होप वीडियो आपको ठीक ठाक लगा होगा। यदि ठीक ठाक लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। साथ में अभी स्क्रीन पे प्लेलिस्ट आ रहा होगा जिसमें कंप्लीट वीडियो रहेगा, आपको बहुत सारा दूसरा प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेगा, देख करके जाइएगा, क्योंकि 100% बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होने वाला है प्रीवियस ईयर पेपर से, एकदम लिख के ले लीजिए। इसीलिए कोई मिस मत कीजिएगा, आप भले 1.5 गुना 2 गुना रफ्तार पे देखें, पर ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।